ये सर। थैंक यू सर। अच्छा जी, तो लास्ट टाइम यही हमने बेटा एक इलेक्ट्रिकल वायर थी उसमें। अच्छा ये बात, आप जब बैठे हैं तो कॉपी पेंसिल पास रख के बैठा करें, करीब रख के बैठा करें। मे भी आपको कुछ बातें हैं जो मैं बता जाता हूं, उनको लिखने की जरूरत होती है। तो एक चीज तो हमने, एक ये चीज ये हमने बड़ी इंपॉर्टेंट स्टडी की थी कि जब नॉन फ्लो सिस्टम होता है तो हम कंबाइंड एनर्जी फ्लक्स का वेक्टर यूज करने की बजाय हम सिर्फ क्यू यूज करते हैं, हीट कंडक्शन यूज करते हैं। क्योंकि जब नॉन फ्लो सिस्टम है, देयर इज नो एनी वेलोसिटी, सो देयर इज नो एनी कन्वेक्शन, देयर इज नो एनी वर्क डन, मॉलिक्यूलर वर्क डन, क्योंकि इन दोनों टर्म्स के साथ वेलोसिटी की टर्म आती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। तो हमने ये कंडक्टिव हीट एनालिसिस, बेसिकली हम जो एनर्जी बैलेंस अब कर रहे हैं सारा कंडक्टिव हीट एनालिसिस ही कर रहे हैं, जो नेक्स्ट केसेस भी हम स्टडी करेंगे। तो इसमें हमने एक इलेक्ट्रिकल वायर को स्टडी किया था, उसमें हमने कहा था जी हीट जनरेट भी हो रही है। हमने कहा क्यों हीट जनरेट हो रही है, तो हमने ये कहा था कि इसमें से इलेक्ट्रिकल करंट के पास होने की वजह से हीट जनरेट हो रही है। तो हमने इसका हीट फ्लक्स भी निकाला था, फिर इसके बाद हमने टेम्परेचर डिफरेंस या टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन भी निकाली थी एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस आर। और याद रखें आर इज इक्वल टू 0 है सेंटर के ऊपर, और आर इज इक्वल टू कैपिटल आर है एट द सरफेस ऑफ द वायर। अच्छा, जैसे कि हमने जब मोमेंटम बैलेंस को हम स्टडी कर रहे थे बेटा, तो हमने जो है जब हम डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते थे फ्लक्स की और वेलोसिटी की, तो उसके बाद हम डिफरेंट पैरामीटर्स भी निकालते थे। फॉर एग्जांपल इस केस में हम देखेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर राइज। तो मैक्सिमम टेम्परेचर राइज जो होगा वो कहां पर होगा मैक्सिमम टेम्परेचर राइज? यानी कि मैं अगर पूछूं आमिर आमिर अरशद से, आमिर अरशद 941, यस सर। बेटा मैक्सिमम टेम्परेचर राइज जो है वायर में कहां पर होगा? सर वो आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। नहीं बेटा, इधर स्क्रीन पे देखें, आर इज इक्वल टू 0 के ऊपर, यानी जो मैक्सिमम टेम्परेचर वायर जो है वो सबसे ज्यादा गर्म कहां पर होगी, हीट कहां पर होगी वहां पर? वो सेंटर ऑफ द सेंटर वायर में। के ऊपर, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस के ऊपर, जहां पर आर इज इक्वल टू 0 है सर। ठीक है, सो क्योंकि आर इज इक्वल टू कैपिटल आर के ऊपर तो टेम्परेचर टी नोड है, तो टी नोड जो है वो किसका टेम्परेचर है? सरफेस का टेम्परेचर है, जहां पर वायर जो है जिस कमरे में पड़ी हुई है, जिस जगह पर पड़ी हुई है, उसका टेम्परेचर है। तो जूं जूं हम वायर के अंदर की तरफ मूव करें, बाहर से अंदर की तरफ मूव करें, वायर की सरफेस से वायर के सेंटर की तरफ जाएं, तो टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज होगा। ठीक है, और सेंटर पे जाके मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। तो मैक्सिमम टेम्परेचर राइज होगा एट आर इज इक्वल टू 0 के ऊपर। अब्दुल वासे, आपको समझ लगी बात की बेटा? यस सर। ओके, नेक्स्ट है बेटा एवरेज टेम्परेचर राइज। ये क्योंकि बात का हम जब इंजीनियरिंग की प्रीलिमिनरी कैलकुलेशन करते हैं, प्रीलिमिनरी इक्विपमेंट का ये डिजाइन करते हैं, तो हम कहते हैं कि अच्छा अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोफाइल है बड़ा कम्प्लेक्स है, मैथमेटिकल मॉडल बड़ा कम्प्लेक्स है, तो हमें कंप्लीट मैथमेटिकल की मॉडल की बजाय एक सिंगल वैल्यू मिल जाए जो एवरेज टेम्परेचर हो पूरी वायर का, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव टेम्परेचर हो। तो एवरेज टेम्परेचर किस तरह निकालेंगे हम? एवरेज टेम्परेचर राइज। तो बेटा ये जो टी आर माइनस टी नोड, ये जो है, ये जो टर्म थी जिसकी इक्वेशन हमने बनाई हुई है, तो ये टी आर जो है टी मल्टीप्लाई आर नहीं है, ये टी एज अ फंक्शन ऑफ आर है। ठीक है, कि टी जो है ये आर के साथ जो है वो चेंज हो रहा है। ए एम जुबैर 611, ए एम जुबैर 611, आतिफ महमूद, आतिफ महमूद 497, जी सी एच 216 सेक्शन बी, सी एच 216 सेक्शन बी, यस सर। जी बेटा ये टी आर जो है, टी आर, ये टी आर क्या चीज है? टी क्या चीज है, आर क्या चीज है, और टी आर क्या चीज है? सर एक्चुअली स्क्रीन शो नहीं हो रही। सर मैं बताऊं? जी बेटा बताएं आप।
सर टेम्परेचर टी टेम्परेचर है और आर रेडियस है। बेसिकली ये है कि टेम्परेचर जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ आर और रेडियस के डिपेंड करके टेम्परेचर किस तरह कम या ज़्यादा हो रहा है इस बारे में। जैसे जैसे वेरी मिड का रेडियस वेरी 0 होगा टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाएगा। वेरी गुड राफे राफे, थैंक यू वेरी मच बेटा। तो हमने जो टी एज अ फंक्शन ऑफ आर है, जो इसका जो रिलेशन था, तो एवरेज लेने का हमने बेटा तरीका सीखा हुआ है। अब ये सारा जो प्रोसीजर है ये वही है बेटा जो हम मोमेंटम बैलेंस में कर चुके हैं। तो क्या करना है कि टी आर को हमने इंटीग्रेट करना है अक्रॉस एरिया। तो कौन सी दो डिमेंशन हमने लेनी है सर? हमने लेना है आर और थीटा डिमेंशन, ठीक है। तो हमने इसको इंटीग्रेट करना है डी थीटा के क्रॉस और आर इंटू डी आर, ये दो डायमेंशन के अक्रॉस हमने इस क्वांटिटी को इंटीग्रेट करना है। आर की जो बेटा लिमिट्स है वो है 0 से कैपिटल आर, और थीटा की जो लिमिट्स है बेटा वो है 0 से 2 पाई। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद हमने जिस दो पैरामीटर से इंटीग्रेट कर रहे हैं उन्हीं दो पैरामीटर से हमने उनकी इंटीग्रेशन से हमने डिवाइड कर देना, ठीक है। आर इंटू डी थीटा, इसी से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी इंटीग्रेटेड एवरेज राइस, दैट इज इक्वल टू SER स्क्वायर ओवर 8K। ठीक हो गया बेटा जी, ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेटेड टेम्परेचर राइस आ जाएगा। सरमद 8949। यस सर। बेटा ये बताएंगे ये जो हमने जो एवरेज राइस टेम्परेचर निकाला है, क्या ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है या एक कांस्टेंट क्वांटिटी है? सर कांस्टेंट होगी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड सरमद, क्योंकि इसकी वैल्यू एक सिंगल होगी। इसका रिलेशन अगर देंगे तो इसके अंदर SE है। SE मीन रेट ऑफ हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम। आर कैपिटल आर मीन के उस वायर का रेडियस कितना है, ये भी जो होगा वो गिवन वायर के लिए कांस्टेंट होगा, डिवाइडेड बाय 8K। 8 भी कांस्टेंट है और K जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी है। तो याद रखें इस केस के अंदर K भी यूज हुआ है, K सब E भी यूज हुआ है, थर्मल कंडक्टिविटी भी यूज हुई है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी यूज हुई है। ये जो SE टर्म है इसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी छुपी हुई है। नेक्स्ट है बेटा हीट फ्लो at the surface। हीट फ्लो एट द सरफेस। जी बेटा, सर ये एवरेज टेम्परेचर राइज का टेम्परेचर लिमिटिंग फंक्शन है। एवरेज टेम्परेचर राइज क्या है? सर ये ठीक है, आप नहीं है ना, तो ये लिमिटिंग। नहीं बेटा ये लिमिटेड टेम्परेचर नहीं है। मुझे आपकी बात जो है वो समझ नहीं लग रही कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है सर लिमिटिंग फंक्शन। लिमिटिंग फंक्शन नहीं है बेटा, ये लिमिटिंग फंक्शन आप किसको कहते हो? कौन सा मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हो बेटा? कर दिया ना वो साथ कौन नहीं बेटा वो नहीं है, आप अपना माइक प्लीज ऑफ कीजिएगा बेटा। नेक्स्ट बेटा जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो है बेटा वो है हीट फ्लो, हीट आउट फ्लो एट द सरफेस। कि वो जो वायर है उसकी सरफेस के ऊपर रेट ऑफ हीट फ्लो कितना है, क्योंकि जितनी भी हीट जनरेट हो रही है वायर के अंदर, जितनी हीट जनरेट हो रही है वो बाहर की तरफ मूव कर रही है। मैं बेटा आपको तो खैर कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक के लिए, आपने माइक ऑन किया हुआ है। मोहम्मद जाजिब को मैंने रिमूव कर दिया बेटा। ओके, सो हीट फ्लो एट द सरफेस, कि जितनी भी हीट जो है वायर के अंदर बेटा प्रोड्यूस हो रही है वो बाहर की तरफ मूव कर रही है, सरफेस की तरफ मूव कर रही है। तो वो बता रहा है कि सरफेस के ऊपर हीट फ्लो रेट बताएं। तो वो बेटा जरा गौर करें किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि हम क्यू आर क्या चीज है? फ्लक्स, हीट फ्लक्स। क्यू आर इवेल्युएटेड एट आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। क्यू आर इवेल्युएटेड एट आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। जब मैं कहूंगा आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, इट मींस के आई एम टॉकिंग एट द सरफेस ऑफ द वायर, ठीक है। तो सिंपली फ्लक्स को जो है आर इज इक्वल टू कैपिटल आर के ऊपर इवेल्युएट कर लें, और ये मुझे कौन बताएगा कि ये 2 पाई कैपिटल आर एल क्या चीज है और यहां पर क्यों आया है?
तो मैं पूछूंगा जी सर ये मोहम्मद किसने हाथ, मोहम्मद जासिम, मैंने आपको रिमूव कर दिया बेटा, प्लीज डोंट ज्वाइन अगेन। सर दिस इज एरिया एट द सरफेस, आउटर सरफेस। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा। CH232 क्या बेटा नाम है आपका? अब्रार सर। अबरार जी, अबरार आप ठीक कह रहे हैं कि हमने क्योंकि हीट जब रेट कैलकुलेट करना है तो उसको एरिया से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये वायर का सरफेस एरिया 2 पाई कैपिटल R L इज द एक्सटर्नल सरफेस एरिया ऑफ द वायर। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल जो आया हमारे पास ये आया हीट फ्लो एट द सरफेस। अगर आप इसको देखें जो फाइनल इसका एक्सप्रेशन आया है उसके अंदर है पाई कैपिटल R स्क्वायर L इंटू SE। ठीक है बेटा, सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि SE जो है वो क्या चीज है? आतिका चौधरी। सर ये वो जी 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 आतिका। सर इलेक्ट्रिक रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन है। रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन है, इतनी बार क्या है? एमन अरशद कुछ कहना चाह रही है जी, बेटा इसको कंप्लीट करें इस डेफिनेशन को। रेट ऑफ हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कहा बेटा आपने, ये पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, रेट ऑफ हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू L ये क्या चीज है? सर दिस इज वॉल्यूम। जब वॉल्यूम वॉल्यूम से कट जाएगा तो बाकी हमारे पास रेट बच जाएगा हीट। वेरी गुड, सो दिस इज द वॉल्यूम मीन कि जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है बेटा वायर के अंदर, ये समझने वाली बात है, जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है वायर के अंदर इलेक्ट्रिकल कोलिजन्स की वजह से वो हीट कहाँ जा रही है? वो सारी की सारी बाहर सरफेस पे आ रही है। इसलिए जो हीट फ्लो एट द सरफेस किसके इक्वल होगा? वो SE के इक्वल ही होगा। जितनी भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो अल्टीमेटली बाहर की तरफ आ रही है, मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम। जी किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना बेटा तो हैंड रेज कर सकता है यहाँ पर। अकील, शरीफ, नहीं, चलो ना सही। अवैस अहमद आप बेटा बताएं, आपको समझ लग गई है? एमन अरशद 2712 कुछ कहना चाहती हैं शायद। अच्छा, जो बच्चे हैंड रेज करते हैं बेटा वो हैंड दोबारा जो है वो उसको उठा भी लिया करें एक दफा, ताकि वो, मुझे लगता है जैसे बार बार वो शायद पहली दफा ही हैंड रेज किया होता है तो बार बार अपीयर हो रहा होता है। अब्दुल्ला सागिर 13। यस सर। बेटा आपको समझ लग गई यहाँ तक? यस सर, कंप्लीटली समझ आ गई। वेरी गुड बेटा, लेट्स प्रोसीड। अच्छा बेटा इसकी ना थोड़ा सा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एनालॉजी बिटवीन हीट एंड एनर्जी ट्रांसपोर्ट, कि हमने सॉरी ये हीट एंड एनर्जी नहीं है बेटा, ये मोमेंटम एंड एनर्जी ट्रांसपोर्ट है। ये जो पहला ये जो हीट लिखा हुआ है ये हीट नहीं है, यहाँ पर आपने मोमेंटम पढ़ना है। वो जो एक हमने केस मोमेंटम में स्टडी किया था सर्कुलर ट्यूब का, कि एक सर्कुलर पाइप है और उसके अंदर से जो है वो लिक्विड या गैस फ्लो हो रही है, और एक हमने अभी स्टेट केस किया है जिसमें एक इलेक्ट्रिक वायर है और उसके अंदर से करंट जारी हो रहा है, करंट जा रहा है। तो इसके अंदर बेटा एनालॉजी है, चीजें जो है सिमिलर हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब फर्स्ट इंटीग्रेशन करते थे दोनों केस में, तो ट्यूब फ्लो के केस में हमें मिलता था शियर स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि हीटेड वायर के केस में हमें मिली है हीट फ्लक्स की डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आपको याद हो तो शियर स्ट्रेस को हम मोमेंटम फ्लक्स भी कहते हैं। तो उस केस में हमें मोमेंटम फ्लक्स की डिस्ट्रीब्यूशन मिली थी और इस केस में हमें हीटेड वायर में हीट फ्लक्स की डिस्ट्रीब्यूशन मिली है। तो बेटा इसलिए मैं कह रहा था कि आपने रिवाइज करना है इन इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले चैप्टर नंबर 1 को, चैप्टर नंबर 2 को रिवाइज करना है। तो वैसे भी आपका पेपर अभी उसमें से होना है। अच्छा, सेकेंड इंटीग्रेशन जब करते थे बेटा, जब सेकेंड इंटीग्रेशन करते थे तो वो जो केस हमने स्टडी किया था सर्कुलर ट्यूब का, उसमें हमें वेलोसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन मिली थी, वेलोसिटी Vz एज अ फंक्शन ऑफ r।
और यहाँ पर हमें टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन मिली है, यहाँ टेम्परेचर राइज की डिस्ट्रीब्यूशन मिली है। नेक्स्ट जो है बाउंड्री कंडीशन जो है वो पहली बाउंड्री कंडीशन थी एट r इज इक्वल टू 0 और सेकंड बाउंड्री कंडीशन थी एट r इज इक्वल टू कैपिटल R। इसी तरह बाउंड्री कंडीशंस के दरमियान भी एक एनालॉजी है। ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मोमेंटम ट्रांसफर का केस है बेटा उसमें जो ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी होती है, द प्रॉपर्टी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोमेंटम ट्रांसफर इज विस्कोसिटी एंड इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इट इज द thermal conductivity. Then next is the source term. Source term heat tube flow के केस में P नोड माइनस PL डिवाइडेड बाय L थी। So मुझे जो है ये कौन बताएगा कि ये सोर्स टर्म का जो है वो क्या मतलब है? असद N 2721, असद 2721 2721। यस सर। जी बेटा असद आप बताएं कि ये सोर्स टर्म का क्या मतलब है ट्यूब फ्लो में हीटेड वायर में? सर इसका मतलब है कि जो हमारा फ्लो हो रहा है वो हो किस वजह से रहा है। वेरी गुड एक्सीलेंट बेटा, बिल्कुल ठीक आपने कहा, वेरी गुड, आप ठीक अंडरस्टैंड कर रहे हो कि जो फ्लो का जो प्रोसेस हो रहा है, आप कह रहे हैं जो मोमेंटम ट्रांसफर का जो प्रोसेस हो रहा है उसका ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, सोर्स क्या है? तो मोमेंटम ट्रांसफर के केस में था प्रेशर डिफरेंस, और अगर आपको याद हो तो ये मॉडिफाइड प्रेशर है। और हीटेड वायर के केस में हीट फ्लो जो है वो क्यों हो रहा है, वो हीट जनरेशन की वजह से हो रहा है, SE सोर्स टर्म की वजह से हो रहा है। असम्पशंस बेटा फाइनली असम्पशंस हमने उस केस में भी लिए थे, असम्पशन हमने इस केस में भी हमने लिए थे। अच्छा हम ये कहते हैं जी कि हमने ये जो भी केस पढ़ा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का, इलेक्ट्रिकल हीट सोर्स का केस पढ़ा है, तो इसकी एप्लीकेशन क्या होगी? एक छोटी सी तार है, एक छोटी सी वायर है, उसके अंदर करंट पास कर रहा है, तो वो हम कहते हैं जी तार हीट हो जाती है। तो छोटे लेवल पे तो ये ठीक है कि इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पे जब बहुत बड़े AC जनरेटर लगे होते हैं 500,000 किलोवाट का या 100,000 किलोवाट का, 1,00,000 किलोवाट का पावर प्लांट लगे हुए हैं, उनके अंदर जनरेटर लगे हुए हैं, तो वहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इतना फास्ट होता है कि वहां वो मटीरियल जो है वो इतना गर्म हो जाता है कि अगर उसको इंटरनली कूल्ड ना किया जाए तो उसके मटेरियल के या मटेरियल के बाहर जो इंसुलेशन लगी होती है उसके डिस्ट्रॉय होने का खतरा हो सकता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होते हैं, आप घर में बात का अल्लाह ना करे तार इतनी गर्म हो जाती है इस्त्री की या दूसरी कि उसको हाथ नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल सिस्टम्स हैं वहां पर ये जो इफेक्ट है इलेक्ट्रिकल हीट का, जिसकी वजह से हीट जनरेशन का जो इफेक्ट है उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है कि इतनी वोल्टेज अगर हो, इतना करंट पास करे तो कितना टेम्परेचर राइज होगा। और उसकी एक एग्जांपल पे भी हमने करनी है। एग्जांपल नंबर जो पहली एग्जांपल है जो एज असाइनमेंट मैंने आपको देनी है, उसमें भी यही है कि वो कह रहा है कि बताएं कि कितना टेम्परेचर राइज होगा कितने वोल्टेज ड्रॉप के ऊपर। तो दिस इज यही आ गई एग्जांपल नंबर 10.2.1। प्लीज नोट कर ले बेटा अपने पास, ये एग्जांपल आपने करनी है। वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर अ गिवन टेम्परेचर राइज इन अ हीटेड वायर बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कहता है जी अ कॉपर वायर हैज अ रेडियस ऑफ 2 मिलीमीटर, यानी 2 मिलीमीटर की कॉपर वायर है और उसकी लेंथ जो है ना वो 5 मीटर है। ठीक है, तो मुझे बताएं कि इस पहली लाइन में कैपिटल R की वैल्यू जो है वो क्या है? CH 216 सेक्शन बी। एहतिशाम 130, एहतिशाम 130। यस सर। जी बेटा मुझे बताएं कि इस एग्जांपल में ये 2 मिलीमीटर जो है ये कौन से, इसको कौन से वेरिएबल, कौन से यूनिट से रिप्रेजेंट करेंगे, किस, ये क्या है? सर एक मिनट क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। ये बेटा 2 मिलीमीटर जो है अभी जो हमने केस स्टडी किया है उसके अंदर 2 मिलीमीटर को कौन से वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे, या कौन से? ये कैपिटल R है बेटा। जी अरीज ने आखिर किया कैपिटल R। ठीक है बेटा, गुड हो गया, वेरी गुड। अपने ऑफ कर लें बेटा। सो कैपिटल R है और लेंथ जो है ना L है। कहता है फॉर व्हाट वोल्टेज ड्रॉप वुड द टेम्परेचर राइज एट द वायर एक्सिस बी 10 डिग्री C।
इफ द सरफेस टेम्परेचर इज 20 डिग्री सी, यानी कह रहा है कि सरफेस टेम्परेचर 20 डिग्री सी है तो टेम्परेचर राइज 10 डिग्री सी हो जाए। मींस कि अगर अंदर का टेम्परेचर 30 डिग्री 30 डिग्री सी हो जाए तो बचाएं कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी। तो ये सिंपल एग्जांपल है बेटा, एग्जांपल 10.2.1, इसका सॉल्यूशन भी आपके पास है, तो इसको बेटा प्लीज आपने जो है आप लोगों ने इसको करना है। इसी तरह एग्जांपल नंबर 10.2.2 है, heated wire with specified heat transfer coefficient and ambient air temperature। तो ये भी एक सिंपल एग्जांपल है, इसका पूरा सॉल्यूशन उसको पढ़ा हुआ है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। लेकिन थोड़ा सा टेक केयर ऑफ द एग्जांपल्स, कि एग्जांपल करते हुए थोड़ा सा इसको लाइट ना लें, क्योंकि अगर ऐसा एग्जामिनर आप सोचें तो मेरे पास जब एग्जाम लूंगा तो मैं आपको कभी भी ये तो नहीं कहूंगा कि इसकी डेरिवेशन करें, लेकिन डेरिवेशन आपने सीखनी है। लेकिन उसके बाद जो मेरे पास जो ऑप्शन होगा वही होगा कि मैं एग्जांपल्स को और सिस्टम को मिक्स करके कोई क्वेश्चन क्रिएट करूंगा। तो इट मीन्स कि जो एग्जांपल हैं उनके अंदर जो मैथमेटिक्स है इसको आपने बड़ी अच्छी तरह स्टडी करना है, उसको बड़ी अच्छी तरह जो है वो अंडरस्टैंड करना है। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट, जो नेक्स्ट इस वीक की असाइनमेंट होगी उसका जो होगा वो इसका पार्ट आपका होगा। सुफियान आसिफ, सुफियान आसिफ। जी सर। जी बेटा आपको समझ लग गई इसकी? जी सर। ये जो एग्जांपल मैंने कही है ये आप लोगों ने करनी है, ये समझ लग गई है? जी सर। ठीक है बेटा, तो पहला केस, अपना माइक ऑफ कर लें बेटा। पहला केस बेटा चैप्टर नंबर 10 में हमने स्टार्ट किया है शेल हीट बैलेंस, शेल एनर्जी बैलेंस, माइक्रोस्कोपिक एनर्जी बैलेंस बाय यूजिंग ट्रांसपोर्ट फिनोमेना अप्रोच। तो इसमें हमने पहला केस स्टडी किया है कि एक हीटेड वायर हो तो उसके अंदर शेल किस तरह हमने लेना है, उसके अंदर जो है वो हीट कंडक्शन का जो बैलेंस है वो किस तरह लगाना है, उसके अंदर जो है वो हीट सोर्स की टर्म होगी उसको किस तरह इनकॉर्पोरेट करना है, जो पैरामीटर पर यूनिट वॉल्यूम है उसको रेट में किस तरह कन्वर्ट करना है, एरिया से क्यों मल्टीप्लाई करना है, ये सारी चीजें आपने स्टडी की हैं। ठीक है, और जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था सकलैन खर, आप बताएं बेटा कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा था इस केस के अंदर? सकलैन, शाइक गोहर, शाइक गोहर बेटा बताएं कि कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम था? जी नुमान नसीम ने हाथ खड़ा किया। जी नुमान। जी बेटा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा, ये सिलेंड्रिकल हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो बेटा अब ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, किसी और सब्जेक्ट में आप थोड़ा सा इनकी इंपॉर्टेंस को टच नहीं करते, ये जो ट्रांसपोर्ट फिनोमिना का सब्जेक्ट है इसमें थोड़ा सा आप इनकी इंपॉर्टेंस को चेक जरा ना टच करते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में आप हर सिस्टम ये ना समझें कि हर सिस्टम रेक्टेंगुलर ही होगा जी, एक्स वाई जी वाला सिस्टम होना है, नहीं। जो डिजाइन करना होता है बेटा वी शुड मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी द कोऑर्डिनेट सिस्टम, either it is a cylindrical system, either it is a spherical system or either it is a simple rectangular system। लेकिन मेरा ख्याल है कोई भी इक्विपमेंट केमिकल इंजीनियरिंग में रेक्टेंगुलर नहीं होता, वो तो शार्प डेड कॉर्नर्स बन जाएंगे। ठीक है, सो इट मस्ट बी अंडरस्टैंड। इसलिए जो नेक्स्ट केस है इसमें वी विल स्टडी द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। द टॉपिक नेम इज, अगर आप लोगों ने अपनी कॉपी पेंसिल आप लोगों के पास है तो टॉपिक नेम बेटा जरा नेक्स्ट केस जो है जो हमने स्टडी करना है that is heat conduction with a nuclear heat source, heat conduction with a nuclear heat source। कि अब हमने न्यूक्लियर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, जिसमें पाकिस्तान में बेटा न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हुए हैं, C1 C2 चश्मा 1 चश्मा 2 चश्मा 3 अप टू C5 तक जो है वो मियां वाली में लगे हुए हैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंडर। तो बहुत ज़्यादा जो केमिकल इंजीनियर्स हैं इन पावर प्लांट्स के ऊपर जाके काम करते हैं। ठीक है, प्यास में जो है इस्लामाबाद में, और तो इसलिए देयर इज अ केस इन योर बर्ड बुक, जो बर्ड की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 10 में जो सेकंड केस है दैट इज अ हीट कंडक्शन विथ अ न्यूक्लियर हीट सोर्स। जी जैन जवेद 945, जैन जवेद। जैन बेटा आप मुझे बताएं कि जो पिछला केस है और इस केस में क्या फर्क होगा, आप क्या समझते हैं? अभी हमने स्टार्ट जी
सर पिछले जो लेक्चर था उसमें था कि इलेक्ट्रिकल हीट सोर्स था, लेकिन यहाँ पर है कि न्यूक्लियर हीट सोर्स है। वेरी गुड। उसमें जो हीट की जो सोर्स टर्म थी, हीट जो प्रोड्यूस हो रही थी वो इलेक्ट्रिकल थी, और यहाँ पर कोई ऐसी चीज होगी जिसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा होगा। जब न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा होगा तो न्यूक्लियर हीट प्रोड्यूस हो रही होगी। जी सर। जेड अली 21953। जी सर। जी बेटा, और बताएं कोई और डिफरेंस कोई होगा पिछले केस में और इस केस में? सर अभी जैसे आपने बताया वहाँ पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है, तो यहाँ पे स्फेरिकल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। बिल्कुल बेटा, आपने ठीक कहा है कि वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स थे और ये जो होंगे ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो बेटा ये जो आपको पिक्चर्स नजर आ रही है ना, बेसिकली इसको कहते हैं फ्यूल रॉड। ये फ्यूल रॉड होता है और इस फ्यूल रॉड के अंदर फ्यूल पैलेट्स होती हैं, जिस तरह उसने हाथ में पकड़ के एक छोटी सी गोली की तरह फ्यूल पैलेट्स होती है। इन फ्यूल पैलेट्स को जो है वो एक क्या किया जाता है, एक समझ लें कि एक पाइपलाइन, एक छोटा सा पाइप होता है, उसके अंदर जो है ये फ्यूल की जो पैलेट्स हैं ये फिल कर दी जाती हैं। एक रॉड के अंदर इनको फिल कर लिया जाता है। फिर मल्टीपल रॉड्स मिलके जो होता है तो एक फ्यूल की पूरी एक पूरा उसका ग्रिड बनाते हैं फ्यूल का। तो फ्यूल में फ्यूल रॉड्स होती हैं। तो इन फ्यूल रॉड में क्या होता है कि अंदर जो होता है वो न्यूक्लियर मटेरियल की पैलेट्स जो होती हैं वो भरी हुई होती हैं। तो इनके अंदर जो होता है वो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। तो आपने अपने फिजिक्स के कोर्सेज में या एफएससी में जो है वो न्यूक्लियर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा, बट हेयर हम वो न्यूक्लियर रिएक्शंस की जो उसकी थ्योरी पढ़ने नहीं जा रहे, बल्कि हमने जो है वो इसको ट्रांसपोर्ट फिनोमिना के पॉइंट ऑफ व्यू उसकी इसका एनर्जी एनालिसिस करना है। माइक्रोस्कोपिक एनर्जी एनालिसिस हमने इसका करना है। अच्छा, सो बेटा ये पिक्चर आप लोगों को नजर आ रही है। दिस इज द सिस्टम दैट वी विल कंसीडर। एक हमने स्फेरिकल फ्यूल का पार्टिकल कंसीडर किया है, स्फेरिकल न्यूक्लियर फ्यूल का पार्टिकल कंसीडर किया है। तैमूर असद, आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सा मटेरियल हो सकता है? जस्ट एन एग्जांपल। तैमूर असद, जुनैरा नकवी, आप मुझे बता सकती हैं कि ये कौन सा मटेरियल हो सकता है, इसका नाम? जी सर, आवाज। सर ये फिशनेबल मटेरियल होगा कोई भी। यस, वेरी गुड। फिशनेबल मटेरियल होगा कोई भी, मीन यूरेनियम होगा या यूरेनियम के साथ और जो फिशनेबल मटेरियल होते हैं वो होगा। तो मीन्स कि ये जो है ये एक फ्यूल का एक पार्टिकल है। और आप में क्वेश्चन ये है कि क्या फ्यूल का पार्टिकल जो होता है वो स्फेरिकल होता है? वो स्फेरिकल होता है? इसका आंसर मुझे दे 256 CH256। यस सर। क्या आप समझते हैं कि ये जो न्यूक्लियर फ्यूल का पार्टिकल होगा ये स्फेरिकल गेंद की तरह होगा, रबड़ गेंद की तरह होगा? सर हम हीट बैलेंस लगाएंगे एक शेल पे, तो हम उसको उस शेल को कंसीडर करते हुए प्रोसीड करेंगे। ओके, लेकिन हाँ जी, अब अब्दुल वासे, ठीक है बेटा, ऑफ कर लें अपना मोबाइल। अब्दुल वासे, आप बताएं, डू यू थिंक कि न्यूक्लियर फ्यूल पार्टिकल वुड बी स्फेरिकल? सर पैलेट्स हैं तो जिस तरह एक बायोमास की पैलेट्स होती हैं, तो इस तरह उसको कोई किसी भी शेप में जो है ढाला जा सकता है। तो ये इस तरह जो आप, मैं कॉमन सेंस का पूछ रहा हूँ कि क्या उनको जो है वो स्फेरिकल पैलेट्स बनाई जाएंगी? नो सर। यस, योर आंसर इज राइट कि वो जो न्यूक्लियर फ्यूल का जो पैलेट होगा वो स्फेरिकल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम स्फेरिकल सिस्टम लेकर चल रहे हैं, क्यों लेकर चल रहे हैं? बिकॉज द ऑथर वांट यू टू वर्क इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ये प्रैक्टिस है ना। तो अब हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में इसको लेकर चलना है। ऑल दो कि कभी भी जो न्यूक्लियर फ्यूल का पार्टिकल होगा वो स्फेरिकल नहीं होगा, हो भी सकता है शायद, लेकिन जनरली मेरा ख्याल है कि नहीं होगा। लेकिन हम जो है क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में एनालिसिस करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए हम इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले बेटा अगर आप इस फिगर में देखें तो यहाँ पर आपको दो दायरे नजर आ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं जी कि दो मटेरियल हैं। पहला जो अंदर वाला जो स्फीयर है वो है फिशनेबल मटेरियल का, लाइक यूरेनियम और एनी अदर व्हाट इज द फिशनेबल मटेरियल। और इस फिशनेबल मटेरियल को कवर किया हुआ है एल्यूमिनियम की क्लैडिंग में। क्लैडिंग मटेरियल क्या होता है? क्लैडिंग मटेरियल मीन प्रोटेक्टिव मटेरियल, ठीक हो गया।
तो वो जो न्यूक्लियर का जो पार्टिकल है उसके बाहर कोई ना कोई कवरिंग की होगी, उस कवरिंग को हम कहते हैं क्लैडिंग। तो वो यूजुअली एल्यूमिनियम की होगी या कॉपर की होगी या किसी भी मटेरियल की होगी, ठीक है। तो आप इसी तरह समझने के जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं जब, तो वो जो रबड़ का जो गेंद होता है तो उसके ऊपर हम टेप चढ़ा देते हैं, तो अंदर जो है वो गेंद है, अंदर जो है वो बॉल है, अंदर जो है वो फिशनेबल मटेरियल है और बाहर जो है उसकी कवरिंग है क्लैडिंग की। तो मुझे ये बताएं बेटा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि जो न्यूक्लियर जो रिएक्शन हो रहा है वो इन दोनों में से किस मटेरियल के ऊपर हो रहा है? अहमद शाह। सर वो फिशनेबल मटेरियल के ऊपर हो रहा है। वेरी गुड, वो फिशनेबल मटेरियल में हो रहा है। क्लैडिंग के अंदर जो कवरिंग मटेरियल है उसके अंदर रिएक्शन नहीं हो रहा, वो जस्ट उसको कवर करने के लिए है, ठीक है बेटा। तो एक पहली चीज हो गई कि न्यूक्लियर रिएक्टर को, न्यूक्लियर फ्यूल को हमने एनालिसिस करना है। दूसरी चीज हमने ये की कि हमने कहा कि हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर वर्क करना है। तीसरी चीज अब ये हो गई कि हम एक सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं जस्ट लाइक एक फ्यूल का पार्टिकल, एक क्रिकेट बॉल की तरह, एक फुटबॉल की तरह स्फेरिकल पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि अंदर फिशनेबल मटेरियल है और बाहर जो है वो कवरिंग मटेरियल है जो कि नॉन फिशनेबल है। अच्छा, उसके बाहर लिखा हुआ है कूलेंट। कूलेंट क्या होता है? ये कूलेंट क्या है? हैंड रेज करें, मुझे कौन बताएगा ये कूलेंट क्या है? अफजाल मुगल साहब, हम तो आपको ढूंढ रहे हैं। अफजाल मुगल साहब। जी सर, सर ये ना सिस्टम को कूल कर रहा है, जो अंदर से रिएक्शन हो रहा है ना उसकी हीट को ये रिमूव कर रहा है सर। वेरी गुड। तो जो हीट प्रोड्यूस होगी बेटा, साथ साथ कूलेंट जो होगा उसको कैरी आउट कर लेगा। और ये कूलेंट जो होगा यूजुअली कौन सा मटेरियल होगा? एमन यूनस। सर मैं बताएं बेटा जी, बताएं। सर जिसकी हीट कैपेसिटी जो सी वो ज्यादा होगी ताकि वो मैक्सिमम हीट अब्सॉर्ब कर सके। वेरी गुड, वेरी गुड। इसकी ये कौन बोला? ये मुझे तैमूर लग रहा है। तैमूर आप बोले हो? जी जी सर। बिल्कुल यार, आप बिल्कुल, आपने वो एकदम गुस्से वाला मुंह बना के बोले होगे कि प्यार वाला मुंह बना के बोले हो यार। नो सर, आपसे किस बात का गुस्सा? अच्छा, तो ये तैमूर ने 100% बिल्कुल ठीक कहा है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, वन ऑफ द इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। कि इसके बाहर कूलेंट होता है बेटा, और ये हॉट वाटर होता है, प्रेशराइज वाटर होता है। तो ये कूलेंट जो होगा वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम से आगे टरबाइन चलाई जाएगी और टरबाइन से आगे जो होगा वो जनरेटर जो भी होगा सिर्फ। तो वी आर नॉट कंसर्न इन दैट। हमारा सिर्फ कंसर्न ये है कि एक बॉल है फिशनेबल मटेरियल का। अच्छा, इसलिए जो फिशनेबल मटेरियल है वो कह रहा है जी कि इसका रेडियस जो है वो है RF। जो फिशनेबल मटेरियल है उसका जो रेडियस है वो है R, और R के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में उसने कैपिटल F लिखा है, ठीक है, ताकि समझाने के लिए कि ये जो रेडियस है ये फिशनेबल मटेरियल का है। और उसके बाद जो क्लैडिंग लगी हुई है बेटा, वो क्लैडिंग जो है उसका रेडियस है RC, और C जो शो कर रहा है वो शो कर रहा है क्लैडिंग को, ठीक है। तो उसका जो रेफरेंस पॉइंट है बेटा, रेफरेंस पॉइंट याद रखें कि रेफरेंस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। कि सेंटर ऑफ द स्फीयर जो है वो रेफरेंस पॉइंट है, और RF जो है वो फिशनेबल मटेरियल का रेडियस है, और RC जो है वो क्लैडिंग का रेडियस है। अच्छा बेटा, इसके अंदर अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा? आमिर शहजाद, बल्कि मुझे बताएं आप, मोहम्मद F फजल, ये कौन है? A मोहम्मद फजल, फैजान नदीम 451। यस सर, अभी हम इसके ऊपर एनर्जी बैलेंस लगाएंगे। वेरी गुड फैजान, बिल्कुल ठीक है आपने कि हमने इसके अंदर एनर्जी बैलेंस लगाना है, लेकिन हमने जो सेल को, ठीक है। तो बेटा एक हाइपोथेटिकल सा अपने माइंड में सब जरा एक थोड़ा सा सोचे कि हमने इस बॉल का एक स्फेरिकल हमने शेल कंसीडर करना है इस बॉल के अंदर, जिसकी थिकनेस जो होगी वो डेल्टा R होगी। याद रखें R जो है वो स्मॉल r जो है वो स्मॉल r जो है ये सिस्टम का रेडियस है, ये वेरिएबल है। अच्छा, और ये जो कैपिटल RF और कैपिटल RC हैं, ये हाजरा आमिर, ये बताएं हाजरा, शरीफ अपना माइक ऑफ करें। यस सर। शरीफ आप माइक ऑफ करें। हाजरा, मुझे ये बताएं कि
कैपिटल आर जो है, कैपिटल आर एफ, कैपिटल आर सी, ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है? सर ये कांस्टेंट है। और स्मॉल आर जो है वो वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? सर स्मॉल आर वो भी सर वो भी कांस्टेंट है। ओहो जी, कौन इसकी जो है वो करेक्शन करेगा? मैं बताऊं? ये बताएं बेटा। दिस इज वेरिएबल। स्मॉल आर क्या है, वो वेरिएबल है, वो कांस्टेंट है। जी स्मॉल आर वेरिएबल है, ये कौन बोला है स्मॉल आर वेरिएबल है? आमिर जुबैर? यस सर। आप कह रहे हैं, आप बोले ना बेटा? यस सर। अच्छा बेटा, अब आप इसकी लिमिट्स भी बताएं। अगर स्मॉल आर वेरिएबल है तो बताएं कि ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, इसकी लोड लिमिट क्या है और इसकी मैक्सिमम अपर लिमिट्स क्या हैं? तो इसकी लोअर लिमिट जो है वो ऑफ कोर्स 0 होगी। r is equal to 0 is the lower limit, और जब r is equal to 0 होगा तो ऑब्जर्वर कहां पर होगा? सर सेंटर में। बिल्कुल सेंटर ऑफ द स्फीयर पे। और वाला सेंटर में। यस, और इसकी दूसरी अपर लिमिट्स क्या हैं? तो दूसरी लिमिट हमारे पास आर एफ होगी अगर हम फिशन को देखें। वेरी गुड। ए दूसरी अपर लिमिट दो होंगी। एक होंगी एट r इज इक्वल टू कैपिटल आर एफ। जब r इज इक्वल टू कैपिटल आर एफ पे होगा तो इट मींस कि मैं फिशनेबल मटेरियल के एंड पे हूं। सेकंड लिमिट इसकी क्या होगी? सर आर सी होगी अगर हम क्लैडिंग को देखें, एल्युमिनियम क्लैडिंग को। जब r इज इक्वल टू आर सी कहेंगे इट मींस कि वी आर एट द सरफेस ऑफ द क्लैडिंग। तो हमने सबसे पहले कंसीडर, प्लीज नोट करें, consider a shell of thickness delta r into the fissionable material and apply the shell energy balance. Consider a shell of thickness delta r into the fissionable material and apply the shell energy balance. हम कहेंगे जी rate of heat in by conduction at r and rate of heat out by conduction at r plus delta r. उम्मीद है कि इस चीज की समझ लग गई होगी आप लोगों को कि हमने वो जो एक शेल कंसीडर किया है हाइपोथेटिकल सा उस फ्यूल मटेरियल के अंदर, उसके अंदर एक एरो होगा हीट इन का, एक एरो होगा हीट आउट का। तो इन जो होगा वो होगा आर के ऊपर और आउट जो होगा वो होगा आर प्लस डेल्टा आर के ऊपर। तो हीट जो इन है वो हमने निकाली है क्यू आर एफ और इसको मल्टीप्लाई किया है 4 पाई आर स्क्वायर से। एवरीवन प्लीज अलर्ट हो जाए, मैं पूछने लगा हूं इस बारे में कि हमजा 334, हमजा 334 जी बेटा हमजा बताएं कि ये क्यू आर एफ क्या चीज है? ये हीट जो ट्रांसफर हो रही है वो, और उससे मतलब सही टेक्निकल टर्म बोले ना यार, आप लोग स्टडी क्यों नहीं कर रहे सही तरह? हीट फ्लक्स की टर्म, टेक्निकल टर्म बोले। टेक्निकल बनाएं, जो पूछा जाता है आपने इंटरव्यू देने जाने हैं तो जो पूछा जाता है उसका क्लियर और बड़ा करेक्ट आंसर दें। क्यू आर इज द हीट फ्लक्स, और अगर फ्लक्स है तो ये एफ जो है वो किसको शो कर रहा है हमजा? QRF, heat flux through fissionable material in radial direction. Very good, very good, very good beta. So QRF is the heat flux in the radial direction. तो क्योंकि फ्यूल मटेरियल की बात हो रही है तो उसने F लगा दिया। 4 पाई आर स्क्वायर। रोल नंबर जी इधर मेरे पास आ रहा है सबसे एंड में जो बच्चा है, आप याद रखें मैं आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो ले चुका हूँ। 10 मैंने कहा था 10 मिनट बाद आपको ले लूंगा, तकरीबन अभी लेता हूँ। तो ये मुझे बताएं जी कि जैन 84146, जैन 841 जी 84146 जैन, ये बेटा 4 पाई आर स्क्वायर क्या चीज है? और 4 पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ, अब देखें ना फिर वही बात, एरिया ना बोले सरफेस एरिया बोले। टेक्निकल टर्म क्या है? सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। जी तैमूर असद आपने हाँ हैंड रेज किया था, आप बताएं 4 पाई आर स्क्वायर क्या है? तैमूर असद सर सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, यस ताकि बिल्कुल सर रेट में कन्वर्ट हो जाएगा फ्लक्स। यस वेरी गुड, ताकि हम फ्लक्स को रेट में कन्वर्ट कर सकें।
तो बेटा जो हीट इन हो रही है वो भी यही टर्म आएगी, जो हीट आउट हो रही है अगर आप देखें तो वो भी यही टर्म होगी। लेकिन वो जो पहली टर्म है इन वाली इवेल्युएटेड एट आर है, जो सेकंड टर्म है दैट इज इवेल्युएटेड एट आर प्लस डेल्टा आर है, ठीक है, उसके साथ भी 4 पाई आर स्क्वायर है। देन द नेक्स्ट टर्म जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द रेट ऑफ थर्मल एनर्जी जनरेशन और रेट ऑफ थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर फिशन, कि अब वो न्यूक्लियर फिशन की में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसका रेट क्या है, तो हम कहते हैं जी एस एन। दो टर्म्स हैं बेटा, एस एन है और मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर है। एस एन क्या चीज है, एस एन है रेट ऑफ हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम, कैलोरी या जूल पर मीटर क्यूब पर सेकंड, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो गया एस एन। इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर को। ये 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर जो है मोहम्मद जाजिब, आप मुझे बताइए क्या चीज है। मोहम्मद जाजिब, मोहम्मद जाजिब 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर। मोहम्मद सज्जाद खान, मोहम्मद सज्जाद खान, मैं बता दूं जी बेटा जी आप सर बता वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल ऑन व्हिच वी अप्लाइंग हीट वॉल्यूम है सर। ये वॉल्यूम से हम इस वजह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो मल्टीप्लाई करके ये सिर्फ रेट रह जाएगा। जी बेटा आप ठीक कह रहे हैं बेटा, काफी बच्चों ने हैंड रेज किए थे, आपने जिब्रान यूसुफ किया था, सब अपना माइक ऑफ कर लें बेटा। इसने ठीक बताया बेटा, तो ये है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द शेल 4 पाई आर स्क्वायर बेटा, इसका 1 डायमेंशन हो जाएगी, डेल्टा आर इसकी 3rd डायमेंशन हो जाएगी। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर है, ये चीजों को साथ साथ नोट करते जाया करें। ये वॉल्यूम ऑफ द शेल है और एस एन जो है ये रेट ऑफ हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम है एंड एस एन इज इक्वल टू, अब इसको यहाँ पर देखें जरा, सिस्टम थोड़ा सा मजीद कॉम्प्लेक्स हो गया। पिछला केस था तो पिछले केस से जब नेक्स्ट केस में आए तो सिस्टम थोड़ा सा मजीद अब कॉम्प्लेक्स हो गया। अब वो कह रहा है कि रेट ऑफ हीट जनरेशन जो है दैट इज इक्वल टू एस एन इज इक्वल टू एस एन नोड इनटू 1 प्लस बी आर आवर आर एफ होल स्क्वायर। तो एस एन नोड जो है दिस इज द हीट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम एट आर इज इक्वल टू 0 स्फीयर के सेंटर के ऊपर। देन 1 प्लस बी, बी इज अ कांस्टेंट वेयर आर आवर आर एफ, आर जो है ये रेडियस है, ये वेरिएबल है, और आर एफ इज द रेडियस ऑफ द फिशनेबल मटेरियल। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो सोर्स टर्म है ये पूरे फिशनेबल मटेरियल के लिए कांस्टेंट है या फिशनेबल मटेरियल में डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। रमजान सर वेरिएबल सर, दिस इज वेरिएबल। मोहम्मद रमजान, मोहम्मद रमजान जी। जबरान यूसुफ बेटा आप बताना चाह रहे हैं। सर आर के साथ चेंज हो रही है। वेरी गुड, वेरी गुड, कि ये जो आर के साथ चेंज हो रही है दिस इज कॉल्ड पोजीशन डिपेंडेंट हीट सोर्स। कि अब वो पिछला केस था उसमें हीट सोर्स जो था वो कांस्टेंट था पूरी वायर के लिए, बट इन दिस केस द हीट सोर्स इज चेंजिंग इन द सोर्स। कि अगर हम एक बंदा जो ऑब्जर्वर है वो फिशनेबल मटेरियल के अंदर सरफेस से बाहर की तरफ मूव करना शुरू करे रेडियस के लॉन्ग, रेडियल डायरेक्शन में, तो उसको हर पॉइंट पे जो हीट जनरेट हो रही है उसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती जा रही है, और इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, इस चेंज को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। जो इलेक्ट्रिकल वायर थी उसमें हम निगलेक्ट कर सकते थे क्योंकि उसमें जो हीट प्रोड्यूस हो रही थी वो रिलेटिवली कम थी, लेकिन ये जो सिस्टम है न्यूक्लियर फिशन का, न्यूक्लियर फ्यूल का, इसके अंदर जो हीट जनरेट होती है दैट इज एक्सट्रीम अमाउंट। देयरफॉर वी कैन नॉट निगलेक्ट के डिस्टेंस के साथ, पोजीशन के साथ भी हीट जनरेशन की वैल्यू चेंज हो रही है। इसलिए हम इसको डिफाइन कर रहे हैं पोजीशन डिपेंडेंट हीट सोर्स के एस एन इज इक्वल टू एस एन नोड
heat source, heat generation at the center into 1 plus b r over rf square. महक रफीक आप मुझे ये बताएं कि क्या ये लीनियर, क्या ये जो हीट सोर्स है ये सिंपल है इसका पोजीशन के साथ रिलेशन, या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है? कम्प्लेक्स है सर। वाई? कि सर इसमें ये जो है आर की टर्म ये हमारे पास वेरिएबल हो जाएगी और बाकी तो कांस्टेंट है, तो इसलिए। तो ये लीनियर है या नॉन लीनियर है रिलेशन? नॉन लीनियर। तो जब नॉन लीनियर होता है तो सिस्टम सिंपल हो जाता है या कॉम्प्लेक्स हो जाता है? कॉम्प्लेक्स शायद। यस, शायद नहीं, श्योर, यू शुड बी श्योर। अंडरस्टूड बात है। अगर आपको इतनी इस बात की अभी तक भी समझ नहीं लगी, देन यू शुड, आप एफएससी और मैट्रिक की किताबों को दोबारा रिवाइज करें। अंडरस्टूड बात है कि जैसी पावर जो होगी हायर होती जाएगी, सिस्टम जो होगा वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो मेरा इस बात को पॉइंट आउट करने का मकसद ये है कि ये सोर्स डिपेंडेंट टर्म है और आर की वैल्यू 1 नहीं है, स्केयर है, क्योंकि सिस्टम जैसे जैसे हम बाहर की तरफ मूव करेंगे तो सोर्स डिपेंडेंट टर्म जो है बहुत ज्यादा चेंज होती जाएगी। एनी हाउ, इन तीनों टर्म्स को जब हम वो जो एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन है उसके अंदर पुट करेंगे, लिमिट जो है डेल्टा आर अप्रोचेस टू 0 लेंगे और डिवाइड करेंगे हम इसको 4 पाई डेल्टा आर से, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। और इसको अब ये नेक्स्ट क्या किया उसने, इस ये जो फाइनल इक्वेशन अपीयर हुई है इसमें क्या किया उसने, इसका आंसर मुझे देगा जी मियां अनस। मियां अनस साहेब हाजिर हो जाएं जनाब। सर उसने उसका डेरिवेटिव ले लिया है, नहीं फर्स्ट जनाब, डेरिवेटिव नहीं लिया डेरिवेटिव बेटा, जरा आंखें खोलें। मुदस्सर, मोहम्मद मुदस्सर 1565। हाँ जी आप, हाँ जी, नहीं आप मियां अनस आप ठीक कह रहे हैं, मैं गलती पे था, आप जी ठीक कह सर रहे उसने हैं, डेरिवेटिव ले लिया। अनस ठीक कह रहा है, आई वाज रॉन्ग। वो ठीक कह रहा है कि उसका डेरिवेटिव ले लिया, लेकिन साथ जो जिस तरह मैं जा रहा था कि उसने एस एन की वैल्यू भी पुट कर दी है। वैल्यू तो पुट किया ना जी सर। जी जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर साहब, सॉरी आप ठीक कह रहे हैं सर। थैंक यू सर। तो आप ठीक कह रहे हैं, उसने डेरिवेटिव ले लिया है। और क्योंकि एक्चुअली ये हो रहा है कि मैं अब थक चुका हूँ बोल बोल के, मैं ऊंची बोल रहा हूँ जानबूझ के ताकि आप लोगों को आवाज आए। तो उसने डेरिवेटिव ले लिया और साथ जो है वो इसकी वैल्यू पुट कर दिया। एक आखिरी चीज जो है, आखिरी पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कैन यू गेस द हीट फ्लक्स? अब ये हमारे पास जो आखिरी ये क्या आ गया, ये हीट फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन का डेरिवेटिव आ गया फिशनेबल मटेरियल के अंदर। आखिरी पॉइंट मुझे ये बताएं कि कैन यू गेस हीट फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन क्लैडिंग? क्या इसी को देखते हुए अगर मैं क्लैडिंग मटेरियल के लिए इक्वेशन लिखना चाहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं? और अगर लिखना चाहूं तो इस इक्वेशन के अंदर मैं क्या चेंज करूंगा? ये जो फाइनल इक्वेशन आई है इसको अगर मैं क्लैडिंग के लिए लिखना चाहूं तो मैं क्या चेंज करूंगा? सईद साहब, सईद खान साहब। जी सर। जी बेटा जी। सर ये पूरी इक्वेशन सेम होगी, लेकिन जो क्लैडिंग है उसमें कोई सोर्स नहीं होगा, जो आर स्क्वायर है और इसके साथ क्यू आर ये नहीं होगा। आपने पढ़ा तो नहीं, पहले तो नहीं पढ़ा, पहले तो नहीं पढ़ा के वैसे ही अभी अंडरस्टैंड किया? नहीं सर अभी दे। वेरी गुड, सही साहब आप ठीक कह रहे हैं। आपकी जो है फकाहत और आपकी जो तबाह नज़री है उसमें हमें कोई इख्तलाफ कभी नहीं रहा। तो आप बजा फरमा कि क्योंकि जब इस इक्वेशन को हम क्लैडिंग मटेरियल के लिए अप्लाई करेंगे बेटा तो ये एस एन जो है वो 0 होगा, क्योंकि सोर्स टर्म ही कोई नहीं है। एंड वी विल गेट डी आवर डी आर इंटू आर स्क्वायर क्यू आर सी इज इक्वल टू 0। अब हमने क्यू आर एफ की बजाय क्यू आर सी यूज कर लिया, तो हमने वो जो फिशन वाली इक्वेशन है उसी को देखते हुए हमने क्लैडिंग के लिए जो हीट फ्लक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है उसका डेरिवेटिव की टर्म लिख ली है, सोर्स को 0 कर दिया है और क्यू आर एफ की बजाय क्यू आर सी लिख दिया है। हाँ जी जी बेटा आपको समझ लग गई? अपने हैंड रेस करें जिसको समझ लग गई यहां तक। प्लीज रेस योर हैंड जिसको समझ लग गई है।
जी अब्दुल तवाब आपको समझ नहीं लगी? लग गया सर। बेटा अपना हाथ जो है सर अभी रेज ही किया हुआ था, खुद ही नीचे हो गया। अच्छा बाहर है आपका ही हाथ है। जी जस्ट अ मिनट। जी बेटा कोई क्वेश्चन है तो हम थोड़ा सा उसको 2-4 मिनट जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा जी। सर मैंने पूछा है जो एल्यूमिनियम क्लैडिंग है हमारे पास, इसके अंदर से भी तो हीट फ्लो करेगी ना? नहीं बताता क्या कर लो। तो मतलब जो क्लैडिंग में से हीट ने तो फ्लो करना है ना, जो हीट यहाँ सोर्स में से निकल रही है फिशन रिएक्शन में से। आमिर बात कर रहा है? यस सर आमिर बात कर रहा हूँ मैं। बेटा मैं ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो यार वो हीट जो होगी वो फिशनेबल मटेरियल, वो हीट बिल्कुल आप 100% ठीक कह रहे हैं बेटा जी। वो हीट जो होगी वो उसमें से पास करेगी, लेकिन प्रोड्यूस नहीं हो रही होगी, लेकिन उसमें से पास तो उसने करना ही, क्योंकि कूलेंट जो है, आमिर मुझे बताएं कूलेंट जो है वो क्लैडिंग के बाहर है या क्लैडिंग के अंदर है? सर कूलेंट क्लैडिंग के बाहर है। हाँ तो उसने हीट ने अल्टीमेटली किसमें जाना है? कूलेंट में। जैसे कूलेंट में जानी है हीट ने, इसलिए वो उसमें से पास करके ही जाएगी। अगर आप जैसा कोई इंजीनियर हो, कोई डिजाइन कर दे कोई और चीज, तो मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। नहीं सर मेरा क्वेश्चन आगे ये था कि हम लोगों ने अगर हम अज्यूम करें कि जो सोर्स है हीट का तो ये फिशन रिएक्शन है एल्यूमिनियम वाली हीट का। अगर हम अज्यूम हेलो करें। सर। जी जी बेटा मैं सुन रहा हूँ। प्लीज अपने माइक ऑफ कर लें आमिर के अलावा, अगर आमिर क्वेश्चन पूछना चाह। जी बेटा जी आई थिंक इतना काफ़ी है, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला जुमेरात को। अपना जो है वो सब लोग अपना बेटा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबकी खैर फरमाए। अल्लाह हाफिज़। आप लोग जा सकते हैं, लेक्चर इज एंडेड। सर डिपार्टमेंट की सैर करवा लें थोड़ी सी। यार अब बहुत थक गया हूँ है ना, कल नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है सर। कल वैसे तो यहाँ से निकला है 8 फुट लंबा। अल्लाह हाफिज़ सर। ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हेलो सर।